स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जस्टिस इज द ग्लू दैट बाइंड्स सिटीजन्स विद द स्टेट। अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो लोगों का स्टेट पर से भरोसा उठने लगेगा। जो पब्लिक ट्रस्ट की डॉक्ट्रिन है, ह्यूमन डिग्निटी की डॉक्ट्रिन है, फंडामेंटल राइट की डॉक्ट्रिन है और रूल ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन है, ये सब काम नहीं करेगी। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में जस्टिस का होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। इसके लिए हम लॉ को बदलते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता को बदल करके हम न्याय संहिता लेकर के आते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में एक नई बात, एक नई मुहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि भारत को अब जरूरत है एक यूनिफाइड इकोसिस्टम की, एक यूनिफाइड जुडिशियल इकोसिस्टम की। क्या हो सकता है जुडिशियल इकोसिस्टम? क्यों हमें जरूरत है न्यायपालिका में जब हमारे पास ऑलरेडी 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसा क्या बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है? किस बारे में वो बात करते हैं? क्योंकि जस्टिस जो है वो मिल नहीं पा रहा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज हो, चाहे वो कोई गरीब हो जो अपने अधिकार को, व्हाट इज ड्यू टू हिम, उसकी मांग कर रहा हो, गुहार लगा रहा हो लोअर कोर्ट्स में। आज हम खड़े हैं यहां पर जहां पर एक सवाल उठता है कि व्हाई इंडिया राइट नाउ नीड्स इट वन नेशन वन जुडिशियल पॉलिसी। एक जुडिशियल पॉलिसी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी तो हमने बनाई, तो इंडिपेंडेंट तो हो गई जुडिशरी, क्या इंटीग्रेटेड है जुडिशरी? जुडिशियल chaos एंड द रिफॉर्म इंडिया कैन नो लॉन्गर डिले। अब ये जो जुडिशियल रिफॉर्म है इसकी बात शुरू हुई, पहले भी बहुत सारे केसेस हुए, चाहे वो फर्स्ट जजेस केस कहो, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, या फिर एनजैक का रिफॉर्म जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया बाद में। आज सवाल ये उठता है कि रिफॉर्म किस तरीके का चाहिए, इस पेंडेंसी को कैसे कम किया जाए। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। चीफ जस्टिस, Honorable Chief Justice CJI Suryakant made a bold call कॉन्स्टिट्यूशनल 76th कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे। उन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स अ नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। उन्होंने कहा ये पॉलिसी क्यों चाहिए? एनकरेज कोहेरेंस। कोहेरेंस किसमें? जो हाई कोर्ट्स अपने वर्डिक्ट्स, डिक्री, ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, कानून को, जो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसमें अलग अलग मोरल रीजनिंग यूज की जा रही है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकल के आते हैं। तो होता क्या है कि एक हाई कोर्ट ने कोई बात कही, फिर दूसरे हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया और दूसरे हाई कोर्ट में सेम लॉ का अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आया, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंडिया सेम लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है। एक स्टेट में उसका इंटरप्रिटेशन अलग है और दूसरे स्टेट में इंटरप्रिटेशन अलग है। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बर्डन बनता जाता है कि ये जो डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज आ रहे हैं अलग अलग हाई कोर्ट से, उसको हम कैसे कोहेरेंट बनाएं? क्या उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जा सकता है? दैट विल बी कॉल्ड एज नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। What do we mean by national judicial policy? It is not about controlling कि जजेस कैसे काम करेंगे या फिर वो केसेस कैसे डिसाइड करेंगे या फिर उनकी मोरल रीजनिंग कैसी होगी। ये क्या है? ये एक है बिल्डिंग अ यूनिफाइड प्रिडिक्टेबल कि लॉजिक क्या होना चाहिए, उस लॉजिक का फंक्शन क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए। मॉडर्न जुडिशियल इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, हम कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स भी देखेंगे कि इससे किस तरीके से जस्टिस मिलना अल्टीमेटली दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आर्टिकल 39A एम्फसाइज करता है इस बात को कि हर एक नागरिक को जस्टिस मिलना चाहिए। स्पीडी एक्सेस ऑफ जस्टिस, नॉट जस्ट जस्टिस मिलना चाहिए, स्पीडी एक्सेस मिलना चाहिए, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। A judicial policy would define national standards। हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे जजमेंट के लिए कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिटीजन्स, एक यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होने से उन्हें पता होगा कि कहीं भी न्यायपालिका काम कैसे कर रही है। तो वहां पे एक यूनिफिकेशन लाने से एक तरीके का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा हमारे अक्रॉस द स्टेट्स एंड अक्रॉस द लोअर जुडिशरीज। प्रोसीजर्स एंड केस फ्लो मैनेजमेंट, इसको भी स्टैंडर्डाइज करके और हम डिजिटल इंडिया के ई कोर्ट को लेवरेज करेंगे यहाँ पर, जिसकी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा, पैट्रोनेज देगा। ई कोर्ट्स एंड डिजिटल एक्सेस, जुडिशियल ट्रेनिंग होगी इस मॉडर्न फ्रेमवर्क के साथ हमारे जजेस की, हमारे लॉयर्स की।
टाइमलाइंस एंड टेम्पलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड है टाइमलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि केसेस चलते रहते हैं तारीख पे तारीख पे तारीख, और ये केसेस डिले होते जाते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस कौन भोगता है? आम नागरिक, हमारे सिटीजन्स। इसलिए टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट्स के साथ कि किस केस की सुनवाई कब तक हो जानी चाहिए। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल लिटिगेंट्स, वल्नरेबल लिटिगेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे नौकरी, जॉब और रूरल इंडिया जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके पास पैसे नहीं है जस्टिस के लिए या कोर्ट जाने के लिए। उन तक हम कैसे ग्राम न्यायालय के थ्रू, नालसा के थ्रू पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 39A बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जुडिशरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सिटीजन्स तक जस्टिस पहुंचाया जाए, जिसके लिए ये बात चल रही है कि हम एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाएंगे। अब आप कहोगे कि ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आ रहा है जो बार बार इससे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी क्या अवॉइड करेगी, क्या करेगी। वी नो दैट कि इट विल प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, एफिशिएंट जस्टिस टू द पीपल, लेकिन क्या अवॉइड करेगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गया है? वो अवॉइड करेगी डाइवर्जेंस अक्रॉस बेंचेस। क्या होता है कि कई बार लोग जो हमारे लिटिगेंट्स हैं एक लीगल प्रैक्टिस क्या फॉलो करते हैं कि वो अपना केस एक डेट के बाद दूसरी डेट लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहते हैं कि हम अभी इस कोर्ट से फैसला नहीं लेंगे, हम अगली डेट पे लेंगे, या फिर स्पेसिफिक कोर्ट से अपना फैसला लेंगे, स्पेसिफिक जजेस से अपना फैसला लेंगे, जिसके लिए एक टर्म भी है फोरम शॉपिंग। दैट पर्टिकुलर बेंच विल गिव द वर्डिक्ट इन आवर फेवर, इन अदर फेवर, जिसकी वजह से केस बहुत लिंगर ऑन होता रहता है। इसलिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है टू स्टॉप दिस फोरम शॉपिंग फ्रॉम द बेंचेस एंड द जजेस, कि एक जज का इंक्लिनेशन किस तरफ है, उनका थॉट प्रोसेस किस तरफ है, या उनके पुराने फैसले किस तरफ जा रहे हैं। क्या वो एक कलरेबल लेजिस्लेशन हो सकता है जो बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आएगा? इससे पहले अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो फोरम शॉपिंग जैसी चीजें कम हो जाएंगी। इन सिंपल टर्म्स इट एम्स टू मेक जस्टिस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जस्टिस में, इफिशिएंट, रिलायबल एंड सिटीजन सेंट्रिक, रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेट यू लिव इन। किसी भी स्टेट में आप रह रहे हैं, आपको पता होगा कि जस्टिस एक ही चीज है जो आपको हर जगह सेम तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेसिबल रहेगी। इंडियाज जुडिशरी यूनाइटेड इन थ्योरी में तो हम यूनाइटेड हैं, बट फ्रैगमेंटेड इन रियलिटी। फ्रैगमेंटेड इन रियलिटी का मतलब क्या है? आप देखिए, हमारे पास इंडिया इज सपोज टू हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्यों है फ्रैगमेंटेड? क्योंकि हर हाई कोर्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल कोर्ट भी है, उसका अपना एक जुरिस्डिक्शन है। आर्टिकल 214 उसको पावर देता है। नाउ आप देखिए, तो 25 हाई कोर्ट है हमारे पास, और 25 हाई कोर्ट में अलग अलग रूल्स हैं, याचिका दायर करने के अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट फाइलिंग मेथड्स, अलग लैंग्वेज यूज हो रही है वहां पे, एंड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम लॉ। यह है सबसे बड़ी समस्या कि सेम लॉ को ही अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है, उनकी मोरल रीजनिंग अलग निकाल रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपनी रीजनिंग यूज करके उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो हमारा हिंदू विडो एक्ट है, उसके तहत एक अगर विडो जो है वो कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है, कुछ कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का मानना यह था कि एब्सोल्यूटली वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगी। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, पार्शियल इनहेरिटेंस होगा। अब ये पार्शियल वर्सेस एब्सोल्यूट डिबेट चली बड़ी हाई कोर्ट्स में। फिर मामला कब होता है सॉल्व? जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही हमेशा फाइनल वर्डिक्ट देता है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है जहां पे 5 जजेस से ज्यादा जजेस बैठ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और हमारा हाई कोर्ट उस फैसले को एक फाइनल इंटरप्रिटेशन की तरह लेता है। तो अगर हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर देंगे तो जो कंसेप्ट है स्टेयर डेसिसिस का, स्टेयर डेसिसिस मींस कि सुप्रीम कोर्ट इज एट द एपेक्स। जो फाइनल इंटरप्रिटेशन, जिस लॉजिक और जिस रीजन को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, वही बाकी हाई कोर्ट्स भी मानेंगे, उसको एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इट क्रिएट्स अ लीगल पैचवर्क दैट कंफ्यूजेस सिटीजंस एंड बिजनेसेस। ये सारा सॉल्व हो जाएगा। हमारे वेरियस हाई कोर्ट्स जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, अगर सेम फैक्टर रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा इंटरप्रेट करना भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस के लिए। डेटा शोज दैट, जरा हम पिक्चर देखते हैं इस समय हमारे जुडिशरी की पिक्चर है कैसी।
बहुत ग्रिम पिक्चर है, बट वी आर रेडी टू हैव दैट रिफॉर्म ऑल्सो। डेटा शोज दैट स्केल ऑफ प्रॉब्लम, 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है 5 करोड़ से ज्यादा केसेस। 4.5 करोड़ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है, लोअर कोर्ट्स में, यानी गरीब तबके का आदमी परेशान है इन केसेस से, 4.5 करोड़ केसेस से। 60 लाख से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट्स में है और 80,000 से ज्यादा केसेस खुद सुप्रीम कोर्ट में है। आज की डेट में ये इतना इंपॉर्टेंट है समझना, 1 मिलियन लोग के ऊपर केवल आप देखोगे इंडिया हैज 21 जजेस पर मिलियन पीपल। और यही मैं अगर आपको फ्रांस का डेटा बताऊं तो 124 जजेस, फ्रांस में 124 जजेस पर मिलियन पीपल है। जस्ट सी द कंपैरिजन। यूएसए में भी 100+ जजेस पर मिलियन है। सो इंडिया के पास महज 21 जजेस पर मिलियन है और उनके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। तो क्या हमें जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए? जी हाँ, इस पे भी बात होगी, लेकिन जजेस की संख्या बढ़ाने से पहले जितने जजेस हैं उनकी वैकेंसी तो फिल करें हम। प्रॉब्लम यहां पर है कि हमारे पास जितने वैकेंसी है वो भी हम फिल नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 31 और हमारे जजेस हमेशा कम मिलेंगे आपको। 26 जजेस, वैकेंसी है 5 की। हाई कोर्ट्स में सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 1079, लेकिन स्ट्रेंथ है 615, लगभग 50%। वैकेंसी है 464 जजेस की। डिस्ट्रिक्ट सब कोर्ट्स में 21,000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन वैकेंसी फिर भी है 4000 जजेस की। हमें अपनी वैकेंसी भी फिल करनी है और हमें नंबर भी बढ़ाना है जजेस का, तब जाके समस्या सॉल्व हो पाएगी। वहीं अगर हम बाहरी कंट्रीज को देखते हैं, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। सो स्पीडी जस्टिस, टाइमली जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन द सिटीजंस, जस्टिस has become a little luxurious for the common citizens और एक लॉटरी की तरह है अगर आपके फेवर में फैसला आ जाता है। If you do not have deep pockets, it creates a dent. Justice becomes a postcode lottery. High court differ on bail. High court का अपने bail के laws अलग हैं। Privacy, cyber crime, marriage rights, रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये सारी चीजें अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सदर्न स्टेट्स के हाई कोर्ट थोड़ा अलग फैसला देते हैं। पॉलिटिकल विल डिफरेंट है और वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। वहीं आप देखेंगे कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, जहां पर इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही। क्या वहां पर जस्टिस, जुडिशरी का भी कोई रोल है कि कहां किन स्टेट्स में ग्रोथ तेज हो रही, किन स्टेट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ तेज नहीं हो रही? जी हाँ, फैसला नहीं आने का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता है। Justice delayed is not just justice denied, it is development denied to the India also. This is not just a legal issue, it's a constitutional crisis. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, इसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा। सिर्फ स्लो डाउन नहीं हो गई है हमारी जुडिशरी, इसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, बर्डन बहुत ज्यादा आ रहा है। एनजैक का एक्सपीरियंस इसमें, इसके पहले बहुत सारे कि किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त होंगे, इसके ऊपर था। और इसमें क्लैश निकल के आता है कि क्या इसमें कोई रोल होना चाहिए हमारी एग्जीक्यूटिव का या नहीं। जुडिशरी फॉलोज अ वाटर टाइट सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हमारी जुडिशरी वाटर टाइट सेपरेशन फॉलो करती है एग्जीक्यूटिव के साथ। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओवरलैप करते हैं। तो इस वाटर टाइट सेपरेशन की वजह से हमने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया कि भाई जुडिशरी में भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस तो होने चाहिए, और वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव कर सकती है। इट एम टू रिप्लेस द ओपेक कोलेजियम सिस्टम, जो कोलेजियम सिस्टम था कि जुडिशरी खुद से ही नॉमिनेट करेगी और अपने नए जजेस को स्थापित करेगी, उसमें थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट बाहर का भी हो। 2015 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन सेइंग इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि बाहर से एग्जीक्यूटिव नहीं आएगी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जुडिशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है, इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां पे एक टसल दिखाई देती है हमको। द जजमेंट ट्रिगर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामेंट सेड जुडिशरी इज अनअकाउंटेबल। अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी सवाल है, और उसके लिए एक रिफॉर्म के लिए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कहां तक पॉलिसी बन पाएगी और इंप्लीमेंट हो पाएगी? जुडिशरी सेड पार्लियामेंट इज इंटरफियरिंग। तो क्या पार्लियामेंट सच में इंटरफेयर कर रही थी वहां पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत वांट्स जुडिशियल सिम्फनी। सिम्फनी मींस इट्स लाइक एन ऑर्केस्ट्रा, दैट सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम एफिशिएंटली करे एंड फाइनल इंटरप्रेटर का ही काम करे, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह ही काम करे वो।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी एक्टिविज्म दिखाती है, जहाँ पे वो PILs को लेकर के एक लैंडमार्क जजमेंट्स भी देती है। सो अभी बात क्या है कि एक यूनिफाइड केस मैनेजमेंट आ जाए हमारे पास, जिसकी वजह से हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एक यूनिफाइड पैटर्न में काम करें। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड बन जाए, जिसकी वजह से सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज भी किया जा सकता है। नेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, हर एक कोर्ट का स्टैंडर्ड ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो जजेस की हो, चाहे वो एडवोकेट्स की हो। यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स अक्रॉस ऑल द हाई कोर्ट्स। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज मेन स्ट्रीम। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा हमने बहुत देश में देखा है, एग्जाम्पल सिंगापुर में, जहां पे केसेस बहुत फास्ट सॉल्व कर लिए जाते हैं बिकॉज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत एमिकेबल सॉल्यूशंस होते हैं। इसके पहले हमारे प्रेसिडेंट ने भी बहुत ये बात उठाई, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने उठाई थी ये बात, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन किया जाए। जैसे हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है, जहाँ पे IAS है आपका, IPS है आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है जिसमें, उसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसी एक सर्विसेज चाहिए जिसके थ्रू हम एक यूनिफाइड ट्रेनिंग दे करके डिफरेंट कार्डर्स में हम जजेस को पोस्ट कर सकते हैं, ताकि एक यूनिफाइड जजमेंट आए। दिस कुड बी अ रिवोल्यूशनरी स्टेप इन दिस डायरेक्शन। Justice Suryakant underscores access to justice as the constitutional North Star on the 76th constitutional day. Economic cost of this uncertainty. ये जो लीगल इनकंसिस्टेंसी है, ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये इनजस्टिस नहीं है अपने आप में, ये बहुत महंगा इनजस्टिस है जो चल रहा है अभी देश में। जस्टिस डिले होने की वजह से हमारे GDP पर हर साल 1 से 2% कम ग्रोथ हो पा रही है। 1 से 2% GDP, $ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, इसमें इतना कम ग्रोथ बहुत इम्पैक्ट करता है हर एक सिटीजन को। इसकी वजह से एक फैक्ट्री कहीं पे लगी है, सिंगूर प्लांट इज वन सच एग्जांपल, वेस्ट बंगाल में लगा था 2006 में। उस पर डिस्प्यूट हो गया कि ये लैंड जो है जिसपे लगा हुआ है ये फैक्ट्री, टाटा नैनो के लिए रतन टाटा जी ने वो फैक्ट्री लगाई थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसका फैसला कब आता है पता है? 10 साल बाद 2016 में जाके फैसला आता है। कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एक इंडस्ट्री के सेटिंग पे। उसकी वजह से ना सिर्फ वो इंडस्ट्री गई उस स्टेट से, वहाँ पर बाकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, उसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों को, नागरिकों को नौकरियां नहीं मिली। तो इस जस्टिस की वजह से ना सिर्फ पुअर बल्कि कॉरपोरेट्स, इन्वेस्टर्स, इंडिया की रैंकिंग एट द ग्लोबल स्टेज, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा होता है। लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, यूके का एग्जाम्पल आप देखिए, यूनिफाइड प्रोसीजरल कोड, नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड हाईली प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। तो जस्टिस जो है कोई, इट इज नॉट जस्ट मार्ड बाय द इंटरप्रिटेशंस ओनली, इट शुड बी प्रिडिक्टेबल, इट शुड बी लॉजिकल, वो समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए। सिंगापुर का एग्जांपल लेके देखते हैं, ग्लोबल मॉडल है किस बात के लिए? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका इस्तेमाल किया है। एक्सट्रीमली फास्ट केस डिस्पोजल, बहुत फास्ट केसेस डिस्पोज होते हैं। स्ट्रॉन्ग लीगल प्रिडिक्टेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। सो इस तरीके के एक नया रोल मॉडल भारत को भी लेकर के आना पड़ेगा। वॉट इंडिया कैन अचीव विथ वन नेशन वन जुडिशियल पॉलिसी, क्या अचीव कर सकता है इंडिया? सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। हमें पेंडेंसी नहीं लानी, हमें कंसिस्टेंसी लेकर के आनी है। लेजिटिमेसी, जो आज हमारे देश के नागरिक एक भरोसा खो रहे हैं, फेथ खो रहे हैं अपनी जुडिशरी में, जस्टिस में, वो इनको कहीं ना कहीं स्टेट से दूर करता जाएगा, इलेक्टोरल सिस्टम से दूर करता जाएगा। तो डेमोक्रेसी के अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेजिटिमेसी, एंड दिस विल बिल्ड द ट्रस्ट, द पब्लिक ट्रस्ट इन द होल ऑफ द गवर्नेंस। और ये काम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि पॉलिसी लेकर के आए, और धीरे धीरे आपको ग्राउंड में दिखेगा 40 to 50% रिडक्शन इन द पेंडेंसी। जो केसेस डिले होते जाते हैं वो कम हो जाएंगे। प्रिडिक्टेबल लीगल इन्वायरमेंट, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। द रिचेस कैनॉट परचेज द जस्टिस। स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, तो देश में एक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हासिल कर पाएंगे हम अगर ये रिफॉर्म होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इफ यू हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ इट, किस तरीके का और रिफॉर्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कॉल फॉर अ नेशनल जुडिशियल पॉलिसी इज नॉट अबाउट पावर,
ऐसा नहीं था कि वो जुडिशरी के लिए पावर असर्प्ट करने की बात कर रहे थे. इट इज अबाउट पर्पस. क्या है पर्पस? द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पर्पस ऑफ जस्टिस एंड द पर्पस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. उनका पर्पस है हर एक नागरिक को जस्टिस पहुंचाना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो निहित है. और उसके लिए अगर रिफॉर्म करना पड़े तो हमें एक जुडिशियल पॉलिसी लाने की जरूरत है. A good news for all the civil services aspirants, long term prelims to interview foundation batch है. आप तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो या किसी स्टेज में हो प्रिपरेशन का, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, so you can reach out to me at 7303212303. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इस प्रिपरेशन को किया जाए, क्या मेरे गोल्स होने चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किन बुक्स पे फोकस करूँ. एंड फॉर दैट वी हैव दिस बैच ऑल्सो, क्योंकि 2027 में जब आप अटेम्प्ट देना चाहते हो, वेरी बेसिक्स एनसीईआरटी से स्टार्ट करके एडवांस क्लासेस, क्योंकि एडवांस क्लासेस में आप समझ पाओगे. बेसिक्स में हम क्या करते हैं, मेंटल कंडीशनिंग की एनसीईआरटीज पढ़ के आप उसका व्यू समझो, टॉपिक कहना क्या चाहता था, मीनिंग क्या था उसका, सो दैट आप एडवांस कंसेप्ट समझ पाएं. एंड देन आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं, जहां पर आप अप्लाइड कंसेप्ट्स को यूज कर पाएं, आप एग्जाम में स्कोर कर पाएं अच्छे मार्क्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. ज्वाइन करने के लिए यू कैन reach out to me and use the code ART live. प्राइस बहुत मिनिमम है. एट वन प्लेटफॉर्म आपको सारी बुक्स भी मिलेंगी, मेंटोरशिप भी मिलेगा, सारे टेस्ट, चाहे वो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. यू विल गेट एवरीथिंग हियर. सो होप टू सी यू इन द क्लास. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.